3 मार्च को करनाल में वंचित अनुसूचित जाति का महासम्मेलन होने जा रहा है। 1 महीने के अंदर डीएससी रिजर्वेशन को नौकरी में नहीं लागू किया गया तो सरकार का कड़ा विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर डीएससी वर्ग के तमाम 42 जातियां उपस्थित होंगी। देख पा रहे हैं संजीव चौहान साथ अमर मंथन खबर और 711 न्यूज। करनाल मानव सेवा संघ में डीएससी वर्ग के तमाम नेताओं ने बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में मुख्य मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता देवीदास वाल्मीकि के द्वारा की गई। आइए जानते हैं क्या कहते हैं इस अवसर पर और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मुद्दे सरकार के सामने रखने का प्रयास किया गया। देखते रहे 711 न्यूज और अमर मंथन खबर। शुक्रिया। ये आदेश दिया कि वह हरियाणा में सभी अनुसूचित जातियों की संख्या और उनकी नौकरियों के बारे में किसकी क्या डेवलपमेंट है, ये सब रिपोर्ट लाइनबद्ध करके सरकार को प्रस्तुत करें। जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट की कुल 42 जातियां पाई गई, जिनमें 6 जातियां वो थी जो चमड़े से संबंधित काम करती थी और 36 वो जातियां हैं जो चमड़े से संबंधित काम नहीं करती। तब भजन लाल जी ने जो चमड़े से संबंधित काम करते थे उनकी संख्या 10% पाई गई और 10% संख्या उन लोगों की पाई गई जो चमड़े से संबंधित काम नहीं करते। और इस 20% आरक्षण को चौधरी भजन लाल जी ने वर्ग ए और उपवर्ग बी के नाम से अलग अलग खंडों में विभाजित किया था और जिसके लागू होने से प्रदेश के अंदर एससीए समाज के लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ था। यदि मैं गुरनाम सिंह कमीशन के आंकड़े आपके सामने रखूं तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। क्या हरियाणा में आरक्षण की एक तरफा लूटनी थी? जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन ने जो रिपोर्ट चौधरी भजन लाल जी को सबमिट की उसमें क्लास 1 के 149 अधिकारी पाए गए, जिसमें से चमड़े से संबंधित काम करने वाले लोगों के अधिकारी 126 पाए गए और जो लोग चमड़े से संबंधित काम नहीं करते जिनको SCA का दर्जा दिया गया था उनके महज 21 अधिकारी पाए गए। क्लास 2 में 399 अधिकारी पाए गए, जिसमें SCA के 31 पाए गए और SCB के 368 पाए गए और क्लास 3 के 18,454 कर्मचारियों में से SCA के महज 1806 कर्मचारी पाए गए और SCB के 16,656 कर्मचारी पाए गए। तब भजन लाल जी ने इस आरक्षण को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और ये 2 हिस्सों में खंडित होने के बाद, इसको विभाजित करने के बाद हरियाणा में जो शेड्यूल्ड कास्ट विशेषकर SCA के लोगों की जो स्थिति थी वो बड़ी तेजी से उभरने लगी और वो बहुत शानदार आंकड़ों के साथ उभर कर आई कि 2006 और 1994 से लेकर इस थोड़े से मध्यकाल में, जिसको ये SCA का समाज अपनी स्वतंत्रता काल के तौर पे जानता है, क्लास 1 के 73 अधिकारी सरकार द्वारा डिप्यूट किए गए, नियुक्त किए गए, जिसमें से 37 अधिकारी SCA के पाए गए और 36 अधिकारी SCB के पाए गए। 770 अधिकारी क्लास 20 श्रेणी के पाए गए, जिसमें से 385 SCA और 385 SCB के पाए गए। 11,657 क्लास 3 के कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिनमें से 6,017 SCA के पाए गए और 5600 कुछ कर्मचारी SCB के पाए गए। ये इस आरक्षण का बाइफर्केशन करने का उन जातियों को भी लाभ मिला जिनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। 2006 के अंदर माननीय उच्च न्यायालय
में जनहित याचिका दायर की गई थी और जिसका डिसीजन आने के बाद इस आरक्षण को क्लब कर दिया गया और हमारे समाजों की स्थिति फिर वही आ गई जो 1994 से पहले की हमारी स्थिति होती थी। आज फिर हम लोग बैकफुट पर आए हुए हैं। जो आज की वर्तमान सरकार है, हम लोग जब उस समय आंदोलन कर रहे होते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे धरनों पर आते थे और हमारे रजिस्ट्रों में इंदराज करते थे कि जब भी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होएगी, हम पहली कलम से आरक्षण में आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे। और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2009 और 2014 के घोषणा पत्र में ये बात स्पष्ट कही है कि जब भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम आरक्षण को आरक्षण में विभाजित करेंगे। मगर इसे दुर्भाग्य गए कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में 10 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। आज भी ये समाज अपना आरक्षण पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, धरने कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, मगर सरकार की कान पर कोई जूं नहीं रही। इस सरकार ने हमें केवल शिक्षा में आरक्षण 2020 में जरूर दिया और जिसका प्रभाव ये होने लगा कि हमारे बच्चों की शिक्षा में बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल कर आए। इन 2 वर्षों के अंदर हमारी सोसाइटी के 66 बच्चों का MBBS में एडमिशन हुआ है, इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। हम सरकार से बार बार ये कहते हैं कि जब आप सेक्शन 15(4) के मुताबिक शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं तो आप सेक्शन 16(4) के तहत नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं कर सकते। आज सरकार क्या कहती है कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब आप शिक्षा में आरक्षण दे सकते हैं, वर्ष 2020 में भी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था और आज इस केस की 6 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में इसकी तारीख लगने वाली है। हम सरकार से एक बात कहते हैं कि ये केस गजय सिंह बनाम हरियाणा सरकार था। यदि वास्तव में हरियाणा सरकार हम DSC समाज के लोगों के हितों के प्रति जरा भी चिंतित है तो सरकार को चाहिए वो तत्काल प्रभाव से सर्वोच्च न्यायालय में अपना किसी काबिल वकील को खड़ा करे और हमारे केस की पैरवी करे। अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था पिछले 6 महीने पहले कि आरक्षण में प्रमोशन का कोटा अलग से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, हम आरक्षण में प्रमोशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो सरकार ने निजी तौर पे सर्वेक्षण कराया, जो उच्च पद थे उनके ऊपर शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की भागीदारी बहुत ही कम थी। ये कम भागीदारी होने की वजह से हम लोग प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से यही बात कहना चाहते हैं, जब आप कम भागीदारी को मद्देनजर रखते हुए प्रमोशन में आरक्षण दे सकते हैं, हमारी नौकरियों में कम भागीदारी को मद्देनजर रखते हुए हमें नौकरियों में भी आरक्षण दे देना चाहिए। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेज की कमेटी और 3 जजेज की कमेटी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि ये मामला पूर्णतः राज्य सरकार का है। यदि राज्य सरकार आरक्षण में आरक्षण करना चाहती है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। मगर अफसोस कि आज की सरकार न्यायालय के मामले पर कोई विचार नहीं कर रही है, बल्कि आज भी इस केस को हम लोगों को ये बात बोलकर बहानेबाजी की जाती है कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यदि मैं इस सरकार की, केंद्र सरकार की बात करूं, जब सवर्ण जाति के लोगों को इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के नाम पे 10% आरक्षण देने की बात आती है तो मेरे रिपोर्टर साथियों, सुबह 10 बजे संसद के अंदर प्रस्ताव आता है, रात को वोटिंग होकर एक्ट बन जाता है और सुबह राष्ट्रपति महोदय के साइन होकर अगले दिन इस कानून को एक्चुअल रूप लगाया जाता है।
हमें सवर्णों को आरक्षण देने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर हम स्टेट की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार से एक बात जानना चाहते हैं। जब सवर्ण जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए महज एक रात में कानून बन सकता है, हम देसी समाज के लोगों को 10 वर्षों तक किस लिए बरगलाया जा रहा है? यदि भारतीय जनता पार्टी ने हमें आरक्षण नहीं देना था तो कम से कम हमें चुनाव घोषणा पत्र के अंदर इस तरह की बातें नहीं रखनी चाहिए थी। यदि आज देश में चुनाव कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यदि मैं होता तो मैं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कट कर देता, क्योंकि जो भी केंद्र में सत्ता होती है या स्टेट में सत्ता होती है, अगर अपनी घोषणा पत्र को पूर्णतः लागू ना करे तो उन्हें समाज के लोगों को बरगलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं केंद्र के चीफ इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस मामले में संज्ञान ले, और जब केंद्र की सरकार अथवा प्रदेश की सरकार घोषणा पत्र को 90% लागू ना करे तो आने वाले चुनाव में उनकी कम से कम 10% सीटों को कट करके चुनाव लड़ाने का आदेश दिया जाना चाहिए। मगर अफसोस कि यहाँ पर सब कुछ वही हो रहा है जैसा कि बंदर बाट चलती आ रही है। तो सर सभी तो अब क्या मांग है आपकी? मेन मांग क्या है वो थोड़ा बताइए। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से हमें 10% आरक्षण नौकरियों में दे। यदि सरकार हमें आरक्षण नहीं देगी तो निश्चित तौर पे जिस तरह से हमने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया था, हमें मजबूर होकर तीसरे विकल्प को तलाशना हमारी मजबूरी हो जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में इस डीएससी समाज के हर विधानसभा क्षेत्र में 20-22 हजार वोट पड़ते हैं। हम इस वोट की ताकत से इस सरकार को चलता करने का काम कर सकते हैं। जब ये सरकार कहती है कि ये मामला कोर्ट विचाराधीन है, तो आपने पूछा होगा सीएम साहब से ये कहां तक पहुंचा, क्यों नहीं हमारी पैरवी की जा रही है? क्या कहते हैं सीएम साहब इसको लेकर? सीएम साहब की क्या कहें, हमें ये लगातार हम 1 वर्षों से अलग अलग जिलों में डीएससी के प्रदर्शन कर रहे हैं, और अंत में हम आने वाले 3 मार्च को करनाल के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे जिसमें डीएससी समाज के लोगों की काफी संख्या का एकत्रीकरण करेंगे। 3 मार्च को। तो आपको भी मालूम है ये जो मामला होता है संविधान के अंतर्गत होता है, और ये ज्यादातर जो है वो केंद्र सरकार के नेतृत्व में आती है, ये जो चीज आती है। तो आपको पता है कि 2 बार जब ये चुनाव जीत चुके हैं, और जब 2 बार चुनाव के बावजूद भी आप उनका पक्ष ले रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारी कमियां आपकी हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी कमी नहीं है। हम लोगों ने समय समय पर सरकार को चेताते रहे हैं। जब 2015 में राजकीय स्तर पर पहली बार प्रदेश में वाल्मीकि जयंती का आयोजन कैथल में किया गया था, समाज के लोग 1 लाख लोग संख्या से ज्यादा एकत्रित हुए थे, मगर उस समय मुख्यमंत्री ये कहते हुए टाल कर निकल गए कि हमें आपकी मांगों का ध्यान है और हम आपकी मांग को जल्द पूरा करेंगे। तो आप तो फिर इसका मतलब वही हो रहा है ना कि बहकावे में आ रहे हैं और उस काम को कर रहे हैं ना, जो अगर आपको कोई आश्वासन दिया जाता है तो आप अपने मुद्दे को, पूरी आवाज को बुलंद क्यों नहीं करते हैं? आज ये लोकसभा के चुनाव के नजदीक आने के बावजूद ही ये बातें क्यों याद आ रही हैं आपको, जो है जबकि आपको सामने आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है? देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। हम लोग अप्रैल 2023 से इस काम को शुरू कर चुके हैं और हमें 1 वर्ष हो चुका है। जगह जगह पर धरने किए गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, मगर ये सरकार हमें केवल कोर्ट के नाम पर बरगला रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपका मामला विचाराधीन है। मैंने मुख्यमंत्री जी से खुद कहा था कि जब हमारा मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, आपने इसको घोषणा पत्र में कैसे शामिल कर दिया? आपको हमारे वोटों के साथ छल करना था, आपने हमारे वोट चाहिए थे। और जब इन्होंने शिक्षा में लागू किया, वर्ष 2020 में शिक्षा में लागू किया, उस समय भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेज की पीठ और 3 जजेज की पीठ पहले ही कह चुकी है कि ये मामला राज्य सरकार का है। यदि राज्य सरकार
आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान करना चाहे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। 3 मार्च को आप एक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर पूरा हरियाणा से लोग आएंगे हाँ जी, हाँ जी, पूरे हरियाणा से। तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? सरकार को हिलाना है या सरकार को चलता करना? देखिए, हम इस सरकार का केवल 1 महीना इंतजार करेंगे। यदि सरकार ने 1 महीने के अंदर, फरवरी के अंदर हमें कोई ठोस रिप्लाई देते हैं, हमारी नोटिफिकेशन लाते हैं, हम सरकार का पक्ष कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पे हमने जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को चलता किया था, हम भारतीय। आप 1 महीने का टाइम दे रहे हो, मार्च में चुनाव भी आ जाएंगे। देखिए सरदार जी, जो इलेक्शन की नोटिफिकेशन है वो 15 मार्च के बाद जारी होगी, इतना आइडिया हमें भी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये था कि सरकार को अपने एस्टीमेट दिया है कि 1 महीने का आपके पास समय है। बिल्कुल सही है आपकी बात। आपका मुद्दा हम यही सरकार है। को बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, या तो सरकार 1 महीने के अंदर अंदर हमारी नोटिफिकेशन जारी करे, और यदि सरकार हमारी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने अभी जातिगत जनगणना से मना कर दिया कि हम जातिगत जनगणना हरियाणा में जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी को पता है कि अगर हरियाणा में जातिगत जनगणना होती है, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग यदि दोनों की जातियों की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो ये 62 से 63% बनती है। बिल्कुल। और जब देश में सब कुछ जनगणना से चलता है, जब इनकी आबादी ही 63% है, काशीराम जी ने एक बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हाई कोर्ट से ये फैसले निकल कर आते हैं कि SC, ST और बैकवर्ड क्लास की किसी भी बच्चे का एडमिशन उस वर्ग में, सामान्य श्रेणी के वर्ग में नहीं हो सकता, चाहे वो इंडिया में टॉप पर जाए, उसे अपनी श्रेणी में ही एडमिशन लेना। मैं मुख्य बात पर लेकर आना चाहूंगा, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है उनसे बातचीत की है, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील का जो आपके पक्ष कर रहा है? देखिए, वकीलों का काम सेक्शन के बारे में डिटेल देना होता है। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर BC आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, BC A और BC B। मैं यही तो आपके माध्यम से सरकार से को बताना चाहता हूँ कि जब हरियाणा में BC A और BC B को विभाजित किया जा सकता है तो SC A और SC B को क्यों विभाजित नहीं किया जा सकता? हम चाहते हैं कि हमें जिस तरह से शिक्षा में आरक्षण दिया गया है उसी पैटर्न से हमें नौकरियों में भी आरक्षण लागू किया। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। देवीदास वाल्मीकि, प्रमुख DSC समाज हरियाणा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर की कई चौथी लिस्ट जारी कर दी है, सरनों के अलावा किसी SC और BC का कोई उसमें नाम ही नहीं। फिर सर इसमें क्या होगा? आपको पता इस पर लगेगा कि भाई ये SC और BC के हक में है या विरोध में है? आप खुद बताइए इस चीज को। सरकार तो दूसरी बात एक और बताता हूँ मैं आपको, CM साहब से हमारी बात हुई थी, इसके अंदर भी अभी हम ये कह रहे हैं, अभी A और B पहले था, अब क्यों नहीं? A भी अब भी है, क्यों? क्योंकि वो एडमिशन के अंदर तो है, लेकिन नौकरियों में क्यों नहीं? मैंने CM साहब से पूछा था, बस सर आप एक बताइए मेरे को, आप एडमिशन में तो दे रहे हैं और नौकरियों में नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? बच्चे पढ़ लेंगे। सुनने में आया है थोड़ा पर्चे दे दीजिए, जो आपके साथ हैं सारे जी, जो आपके साथ सभी उनको पर्चे दे दीजिए। दे देंगे। सर, मैं मास्टर जिले से हूँ। आपका नाम है सर? मैं नगर पार्षद अमित कुमार निश्चित। आपका क्या कुछ कहना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? मैं विमुक्त जनजाति वेलफेयर